नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लाइड वारंटीज, यानी वो वारंटीज जिनको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टिपुलेट नहीं किया गया है लेकिन लॉ उन्हें प्रज्यूम करके चलता है। जिसमें सबसे पहली वारंटी हमारे सामने है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, यानी जब सेलर ने गुड्स बायर को बेच दिया तो अब गुड्स बायर का है। सेलर बार बार उसको परेशान करे, उंगली करे नहीं कर सकता। उंगली करे मतलब यार साहब यार वो मेरा गुड्स मैंने आपको दे तो दिया पर मुझे बहुत याद आ रही थी, एक बार देखना चाहता हूँ, देख लूँ क्या। भाई को तू बेच चुका है ना, अब फालतू बम्बा बम नहीं करने का, फालतू उंगली नहीं करने का। मेरा मोबाइल मैंने आपको बेचा, कोई भी मिलता उसको बोलता हूँ ये मोबाइल देखा इसके पास, ये वाला मोबाइल मेरा ही तो था, मैंने इसको बेचा, सेकेंड हैंड लिया इसने मेरे से, मैंने बेचा। कोई मिलता उसको वापस, ये मोबाइल देखा, मोबाइल इसके पास, ये मैंने, साला बेच दिया ना तूने। अब काय का रोज का रट लगा रखा, मेरा मोबाइल काय का, तेरा मोबाइल तू बेच चुका, अब तेरा नहीं है। फालतू उंगली नहीं करने का, ये अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन वाले एस्पेक्ट में कवर होता है। An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of goods, यानी आराम से शांति से वो गुड्स की पोजीशन को एंजॉय कर सके, उसका अधिकार है। That is to say, if the buyer having got possession of the goods is later on disturbed in his position, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. अगर कभी भी उसके बाद सेलर अगर उसको डिस्टर्ब करता है उसकी पोजीशन को, तो उसके पास अधिकार है, वो सेलर के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है जस्ट फॉर कंपनसेशन। गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, ब्रीच ऑफ वारंटी में गुड्स रिटर्न करने का अधिकार नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार नहीं होगा, सिर्फ कंपनसेशन लिया जा सकता है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंटनेस, जैसे मानो मैंने एक्टिवा लोन पे ले रखी थी, मैंने आपको बेच दी बिना बताए कि मैंने इस पर लोन वगैरह ले रखा है, तो ऑब्वियसली लोन वाली कंपनी आएगी, आपसे पैसा मांगेगी, आप नहीं दोगे तो एक्टिवा जब्त भी कर सकती है एक्सपायर के लिए। तो इन दैट केस यू विल हैव ए राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मी, यानी उसमें किसी तरीके का कोई इनकम्बेंटनेस, कोई झगड़ा, कोई चार्ज, उसके साथ कोई ऐसा कोई परेशानी वाला मामला एसोसिएटेड है और उस कारण से आपको नुकसान हुआ। जैसे मान लो मैंने एक्टिवा से किसी को एक्सीडेंट किया, ठोका, वो ढूंढ रहा है एक्टिवा वाले को, साला किसने ठोका मेरे को, उसको तो आज मैं पकड़ के पेलूंगा। और आप मेरे को मिल गए, बोले सर एक्टिवा खरीदनी, मैंने कहा मेरी वाली खरीद लो, बोले कितने, बोले 50,000, ये लो 50,000 में आपको दे दी, मैंने एक्टिवा पकड़ाई, 50,000 रुपये लिए। आप थोड़ा सा आगे निकले, वो पहलवान ढूंढ ही रहा था, उसने गाड़ी के नंबर देखे, एक्टिवा के नंबर देखे और आपको रोका, और वही पेला, दाम दाम दाम, तबीयत का पेला, आप एकदम तबीयत का मतलब जोरदार वाला, कुत्ते जैसे मारा, मतलब आपके लगी, चोट आई, आपको परेशानी हुई, उसके लिए आप मेरे से कंपनसेशन ले सकते हो, जो भी आपको नुकसान हुआ उन सब चीज, यानी कोई चार्ज, कोई इनकम्बेंटनेस नहीं होना चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बेंटनेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी, जैसे थर्ड पार्टी के फेवर में कोई भी इनकम्बेंटनेस है, कोई भी चार्ज है, कोई भी ऐसा मामला है जिसमें किसी और के पास कोई अधिकार है उस प्रोडक्ट के खिलाफ, कोई पैसा मांगता है, कुछ भी लोन वगैरह का, थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू द बायर, बायर को बताया नहीं आपने और बायर को कोई भी नुकसान होता है तो बायर उसके लिए आपसे कंपनसेशन क्लेम करेगा। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस द यूजर्स ऑफ ट्रेड, हमने मर्केंटेबिलिटी देखी थी और क्वालिटी एंड फिटनेस देखा था एज पर पर्पस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो पर्पस है जिस कारण से हम खरीद बेच रहे हैं, उस मर्केंटेबिलिटी के लिए, उस ट्रेड के लिए वो चीज़ योग्य होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वारंटी में आएगा। प्रॉब्लम ये आती है सामने कि सर ये वारंटी का मामला है, ये कंडीशन का मामला है। अब समझो जिस पर्पस के लिए आपने खरीदी, जो उसका मर्केंटेबिलिटी का कॉज है, अगर उससे बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता, बिल्कुल ही एकदम ही एंटी उल्टा आइटम है, एकदम ही उससे जुड़ता नहीं है, जिस पर्पस से आपने परचेज किया उस पर्पस से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है, एकदम ही अपोजिट आइटम दे दिया है, तो कंडीशन। थोड़ा बहुत आइटम सही नहीं है, मतलब कुछ होना चाहिए था, जो होना चाहिए था उसका 70% 80%, आपने एकदम परफेक्ट आइटम नहीं दिया, पर हाँ उस पर्पस के हिसाब से दिया पर एकदम परफेक्ट नहीं है, समस्या है। मतलब ट्रेड तो हो जाएगा लेकिन उतना स्मूथ नहीं होगा, खराबी तो है, तो वहां पे कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। बिल्कुल ही मर्केंटेबल नहीं है, बिल्कुल ही उस पर्पस के लिए फिट नहीं है, तो पूरा गुड्स रिटर्न कर सकते हो। फिट है, मर्केंटेबल है, लेकिन कपड़ा खरीदा, कपड़े में कुछ कलर शेड में वेरिएशन आ रहा है, कलर शेड में वेरिएशन अगर आ रहा है, बिक तो जाएगा लेकिन 100 वाला 80 में बिकेगा, तो आप 20 रुपये उससे कंपनसेशन लोगे कि भैया देखिए बिक तो जाएगा पर 100 का 80 में बिकेगा, 20 रुपये तेरे से मैं क्लेम करूंगा। तो ये हो गया वारंटी, यानी जब बिल्कुल ही जैसे फटा हुआ, ये तो बिकेगा ही कैसे, फटा हुआ बीच में तार ही चले में, फटा हुआ बीच बीच में से, तब तो वो कंडीशन है, बिल्कुल ही मर्केंटेबल नहीं है, तो पकड़ भाई रख।
मर्केंटेबल है लेकिन उतना अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता, उतना स्मूथ नहीं हो सकता साहब, कुछ नुकसान तो होगा, तो उसका डिफरेंस आपको क्लेम किया जा सकता है। इसने एक बात यहाँ पे बोली है, लेट द बायर बी अवेयर, कैवेट एम्प्टर, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा आगे। इसने बोला चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, ये तभी लगती है जब बायर ने देख परख के नहीं खरीदा। आप समझना, ये ऐसा कहना चाहता है कैवेट एम्प्टर जो है, लेट द बायर बी अवेयर, ये कहता है कि जो खरीदने वाला है उसकी गलती है। आप देख के खरीदो, आप देख परख कर खरीदो। अगर आपने नहीं देखा, आपने नहीं परखा, तो इट्स योर फॉल्ट, कंप्लीटली योर फॉल्ट, आपकी गलती है, आपने गलती की, यू आर एट फॉल्ट। ये लेट द बायर बी अवेयर कहता है। अब आप समझना ये कंसेप्ट यहां पे कैसे लगता है। अगर बायर को गुड्स एक्सेसिबल थे, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी देखने की, वो देख सकता था, उसने देखे नहीं, या देखे पर गौर से नहीं देखे, तो फिर ये इंप्लॉयड कंडीशन वारंटी का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। हाँ, उसने देखे लेकिन जो डिफेक्ट था वो अपीरेंट आंखों से दिख नहीं रहा था, खुली आंखों से अपीरेंटली दिख नहीं रहा था, तो इन दैट केस सेलर को हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे। यानी बात वापस वही है कि अगर खुली आंखों से दिख रहा था क्लियर, फिर भी उसने देखा नहीं, देख कर भी अनदेखा कर लिया, अपॉर्चुनिटी टू सी थी, उसने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, तो बायर की गलती है सर। लेकिन इनहेरेंट मिस्टेक थी, ऐसी मिस्टेक थी जो छुपी भी थी, जो दिख नहीं रही थी, तो ठीक है, फिर उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्लियर है? बायर देख रहा है, सामने दिख रहा है चीज खराब है, सेलर चुप है, सेलर बोल नहीं रहा, सेलर को पता है चीज खराब है, और बायर देख रहा है, सामने दिख रहा है चीज खराब है, फिर भी वो उस पर गौर नहीं कर रहा है, सेलर चुप है, इसका मतलब सेलर ने फ्रॉड नहीं किया, सेलर ने आपको चीज दिखाई है, आपने देखी है, आपकी आंखें नहीं बटन है, तो उसमें सेलर की गलती थोड़ी है, तो आंखें ढंगी लगा के आना भाई, सेलर की क्या गलती है इसमें? इसका मतलब आपको वहां पर कंडीशन और वारंटी दोनों ही, मर्केंटेबिलिटी को लेकर, ट्रेड एंड फिटनेस को लेकर, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी गलती है, आप देख सकते थे, आपकी आंखें नहीं बटन है, तो आप जानो। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी डेंजरस आइटम है तो उसका आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये इस तरीके से हानिकारक हो सकती, खराबी कर सकती। जैसे जनरली मेडिसिन पे लिखा रहता है डू नॉट इनहेल फॉर आउटर यूज ऑनली, टॉयज पे लिखा रहता है नॉट फॉर चाइल्ड्स बिलो 3 years ऑफ एज, बहुत सारी चीज़ों में ना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, आग से दूर रखिए, हाईली इन्फ्लेमेबल, ऐसा ऐसा कई प्रोडक्ट्स पर लिखा रहता है, तो आपको लिखना ज़रूरी है। आपने नहीं लिखा और अगर बायर को कुछ डेंजरस आइटम के कारण, डेंजरस आइटम को नुकसान हो गया, तो फिर वो सेलर को भरना पड़ेगा, बायर तो आपसे क्लेम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट, मतलब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, कैवेट एम्प्टर। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बी अवेयर, देखने वाला देखकर खरीदो। सेलर ने आपके सामने चीज रख दी, आप देख के खरीदो, हर बात को सेलर डिस्क्लोज करे जरूरी नहीं है। हाँ, जो बात खुली आंखों से देखी ही नहीं जा सकती, जिसको परखा ही नहीं जा सकता, वहां सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताने की। हमने कहा था ना, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, जहां ड्यूटी टू स्पीक अराइज होती है या जहां चुप रहकर भी बोल जाता है इशारों में, वो फ्रॉड हो सकता है। बाकी बायर ध्यान रखे, खरीदने वाला ध्यान रखिए, mere silence of seller is not fraud. In case of sale of goods, the doctrine of caveat emptor means let the buyer be aware applies when seller display their goods in open market. It is for the buyer to make a proper selection. उसने तो खुले गुड्स सामने रख दिए, आप प्रॉपर सिलेक्शन करो या चॉइस करो। If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. अब आप सेलर को लाइबल नहीं ठहरा सकते, he cannot hold the seller liable. आप नहीं बोल सकते तूने गलत दिया, मैंने क्या गलत दिया? फ्रूट्स के ठेले पे गए, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े थे, मान लो आपको बनाना खरीदना, एप्पल खरीदना, बहुत सारे बनाना, बहुत सारे एप्पल पड़े, तो आपने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, बोले ठीक है तोल दे, तोल दिए, फिर बोला अरे ये तो खराब है, तूने खराब दे दिया। अरे तो साले तूने अपने हाथों से लिया, भांग पी रखी थी तूने, देख के लेता ना, आंखें हैं बटन है। The seller is in no way responsible for the bad selection of the buyer. बायर ने गलत सिलेक्शन किया, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स विच इज सेलिंग। आपके सामने रख रखा है, वो क्यों बोले, आप देख लेते।
आपने एप्पल उठाया, पीछे से बिल्कुल खराब था, सेलर को तो दिख गया, आपने देखा नहीं, बिना देखे तराजू में डाल दिया, वो पैक करके दे देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलने की कि साहब ये खराब है। आपने पूछा नहीं ना उससे, ड्यूटी टू उस पर कब राइज होती? जब आप उसको बोलते तू सिलेक्शन करके दे, या आप उससे पूछते तो। ना तो आपने पूछा उससे, ना कोई बात, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद। लेट द बायर बी अवेयर में आगे और क्या लिखा हुआ है? इट इज the duty of buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve the purpose for which they are bought. ये बायर की ड्यूटी को खुद को सेटिस्फाई कर ले पूरी तरीके से कि जो मैं गुड्स खरीद रहा हूं वो मेरे काम के हैं, मेरे पर्पस में काम आएंगे, देख ले, परख ले। if the goods turn out to be defective or do not serve the purpose, or if he depends on the skill ऑन स्किल और जजमेंट, खुद की स्किल और जजमेंट पे करता है, तो बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। भाई आपने खुद ने सिलेक्शन किया, आपने खुद ने गुड्स देखे, आपने खुद ने गुड्स पसंद किया, आपका खुद का स्किल था, आपका खुद का जजमेंट था, सेलर क्यों रिस्पॉन्सिबल? द रूल केवी टेम्पटन लेट डाउन इन सेक्शन 17 व्हिच स्टेट्स subject to the provision of this act or any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. यानी कोई वारंटी और कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्वालिटी और फिटनेस को लेकर, अगर इफ द बायर हैड नोन द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज, द बायर रिलाइड ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट एंड सेलर सप्लाइज द गुड्स दैट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। वापस वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही बायर को बेनिफिट मिलेगा, तो ही आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, सेलर को राइबल कर सकते हो, अदरवाइज सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर की लायबिलिटी नहीं बनती। भाई आप देख परख के लेते, हाँ आपने अपना पर्पस बताया, आपने उसके जजमेंट पर विश्वास किया, मतलब ये टेक्निकली एक एक्सेप्शन हो गया। ये टेक्निकली बोलूँ तो एक तरीके से क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, जहां आपका केवी टेम्पटर नहीं लगेगा, जहां बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया है, सेलर की स्किल पर उसने ट्रस्ट किया और सेलर को बोला कि भैया तू बता तू कौन सा लेना चाहिए, और फिर अगर सेलर सही प्रोडक्ट नहीं दे पाता तो सेलर की गलती है। इस एक के अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। ये वापस ये जो एक्सेप्शन ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर, ये जो एक्सेप्शन यहाँ लिखा हुआ था, ये पूरा का पूरा एक्सेप्शन वापस ये लिखा हुआ है। ये वापस वही बात है कि बायर ने सेलर को पर्टिकुलर पर्पस की बात बताई, रिलाई किया सेलर के स्किल एंड जजमेंट पर, और नहीं मैच होता है तो उसके में गलती किसकी है, बेचने वाले की। उसका एक केस लो दे रखा है, सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं एग्जाम्पल वगैरह, उसी से रिलेटेड केस लो है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल, एक बार रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई गुड्स किसी पैटेंट या ब्रांड नेम में खरीदते हो तो इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटेंट या ब्रांड ऑनर की होगी, बायर जिम्मेदार नहीं है। कंपनी ढिंडोरा पीट के कह रही है ना, हमारा ये ब्रांड नेम, हमारा ये पर्पस सॉल्व होता है, वो एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है, उसका जो पैकेजिंग पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट काम का होना चाहिए। अगर उतने काम का नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, ब्रांड ऑनर की, सेलर की भी नहीं बनती है, सेलर भी बच जाएगा यहाँ पे। In case where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, इसमें यहाँ क्लियर कर लें, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ पर ब्रांड ऑनर, मतलब इन्होंने आधी बात लिखी यार, यहाँ पूरा लिख लें प्लीज, आपके पास अगर बुक है तो आगे उसमें आप पूरा लिख लें। Here neither the seller nor the buyer will be held responsible. Here neither the seller nor the buyer will be held responsible. The brand owner or the manufacturer will be held responsible if the product is not up to the claims made by the brand owner in advertisements and packaging. एडवर्टीजमेंट्स और पैकेजिंग इंफॉर्मेशन में, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन है ना,
पैकेजिंग इंफॉर्मेशन में या लेबलिंग जिसको हम बोलते हैं उसमें जो उसने क्लेम की है उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सेलर और बायर दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आधा लिख देते हैं यार आपके बुक वाले भी। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, वापस ये भी लेट द बायर बी अवेयर का एक्सेप्शन है। यहाँ पर भी बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पहले फर्स्ट वाले में हमने बोला कि बायर ने सेलर पर रिलाई किया तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं, दूसरे वाले में हमने बोला कि बायर सेलर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रांड ओनर रिस्पॉन्सिबल है। तीसरे वाले में कह रहे हैं अगर डिस्क्रिप्शन पे है तो फिर वापस बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गुड्स अप टू डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सैंपल वाले में भी और सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन वाले में भी, तीनों में ही बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। भाई आप गुड्स देखते, आपने डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन पर रिलाई किया, गुड्स अप टू द डिस्क्रिप्शन तो होने चाहिए ना। आपने सैंपल दिखाया, मैंने आपके सैंपल पर रिलाई किया, गुड्स अप टू द सैंपल तो होने चाहिए ना। अगर गुड्स सैंपल से डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते हैं तो सेलर ये नहीं कह सकता कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर ध्यान रखो, हम क्या करें, हमने तो बोल दिया, झूठ बोल दिया, नहीं चलेगा। सब डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच होना चाहिए। अब गेहूं का ऊपर वाला पार्ट देखो, नीचे वाला सेम ना निकले। अब सेलर को बोलो ये नीचे तो घटिया माल है, वापस है, सेलर बोले नहीं तुझे चेक करने चाहिए थे, लेट द बायर बी अवेयर, खरीदने वाला ध्यान रखो, पूरा माल चेक करता नहीं साहब। बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेक होल क्वांटिटी, जो सैंपल है उसके जैसा पूरा गुड्स होना चाहिए, नहीं है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, वही वापस कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी वाले पॉइंट एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी वाला पॉइंट एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है और ये बोल रहा है कि कैवेट एम्प्टर वाला रूल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जहाँ बायर ने गुड्स एग्जामिन किए और एग्जामिनेशन में क्लियरली पता पड़ सकता था कि गुड्स में क्या डिफॉल्ट है, फिर भी उसने पता नहीं लगाया, पता लगा कर भी वो शांत रहा, तो फिर बायर का गलती है, अदरवाइज सेलर का गलती होगा। ट्रेड यूज वापस वही सेलर वाला जो हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा, वारंटी वाला लास्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड लास्ट पॉइंट ये रहा ना। ये रहा, ये वाला पॉइंट। कुल मिला के बायर ध्यान रखे, ये एक जनरल रूल है, लेट द बायर बी अवेयर, दिस इज जनरल रूल। खरीदने वाला ध्यान रखे, अगर उसने खुद ने सिलेक्शन किया, उसने खुद ने ढूंढा, उसने खुद ने देखा, उसके बाद भी कुछ गलत निकला तो उसकी गलती है साहब, उसकी जिम्मेदारी है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है वहां पर। इसके एक्सेप्शंस है कि कहां कहां बायर की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। तो जो इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज हम पढ़ चुके हैं वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए कि भैया ये कंडीशंस और वारंटीज का फायदा तो बायर को मिलेगा। इन परिस्थितियों में सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन से बेचा तो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होने के लिए, सैंपल से बेचा तो सैंपल के साथ मैच होने के लिए। अगर बायर ने पर्पस बताया और उस पर रिलाई किया सेलर पे, तो सेलर को उस का या तो मना कर देता साहब मेरे पास नहीं है इस अकॉर्डिंगली, या फिर जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देता। सेलर एक्टिवली कंसील्स फैक्ट, एक्टिवली कंसील द डिफेक्ट, जानबूझकर डिफेक्ट छुपाना, तो ये फ्रॉड हो गया ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब क्लियर करना, इन्होंने ये जो लिखी है इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं और बता देता हूं। 9वां पॉइंट, 8वें का एक्सटेंशन कर रहा हूं, फ्रॉड, क्लियर फ्रॉड किया सेलर ने। कैसे फ्रॉड किया? जानबूझ के बात छुपाई, जानबूझ की बात छुपाई, झूठे वादे किए उस प्रोडक्ट को लेकर, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी तभी सेलर हर कुछ ही बोलता गया, ये सब फ्रॉड वाली बातें थी ना। वहां पे लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, अगर सेलर ने फ्रॉड किया है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जानबूझ की बात छुपाई, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया। जैसे मैंने कहा था ये मोबाइल मेरा यहाँ से टूटा हुआ है और मैं आपको मोबाइल बेचूं, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के ये लो, ये देखो मोबाइल कितना अच्छा, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ हाथ रख रखा, जानबूझ की बात छुपा रहा हूँ, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, दिस इज फ्रॉड, लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। 10th, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, जहां सेल अंडर ट्रस्ट है, विश्वास, बायर सेलर के बीच में कोई रिलेशन है, अंडी इन्फ्लुएंस में जैसे हमने पढ़ा उस टाइप का विश्वास वाला रिश्ता है, और रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करके खरीदता है। भाई हमने पढ़ा था ना, फिड्यूशियरी रिलेशन, फिड्यूशियरी रिलेशन है, विश्वास है, और उस पर खरीदा। बोले यार क्या चाहिए? बोले लैपटॉप चाहिए, आपके हिसाब से दे दो यार, बढ़िया यार, अपने तो आपको पता ही है क्या। यहां पर भी लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा, क्लियर करना। तो ये कुछ सिचुएशंस है जहां पे लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगता है। एक पॉइंट पूरा नहीं था तो वहां मैंने आपको लिखवा दिया था, ये वाले पॉइंट में मैंने आपको लिखवा दिया था, मैंने बोला इसमें आप और प्रॉपर लिख लेना। ये सेकंड पॉइंट क्लियर लिखा हुआ नहीं था, बाकी सब
इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज, क्लियर कर रहा हूँ। इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज, वहाँ लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। इसके अलावा जहाँ इनहेरेंट मिस्टेक होगी, जहाँ छुपी हुई मिस्टेक होगी, देखी नहीं जा सकती ओपन आंखों से, वहाँ पे भी लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। जहाँ पे जानबूझ के सेलर ने धोखा किया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, बात को जानबूझ के मोल्ड करने की कोशिश की है, झूठ बोला, झूठे वादे किए हैं, वहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। और जहाँ फिड्यूशरी रिलेशन था वहाँ पर भी लेट द बायर बी अवेयर नहीं लगेगा। ये हमारी सेकंड यूनिट भी फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट, प्रिंसिपल ऑफ गुड्स एक्ट की फोर्थ यूनिट। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।